नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, भारद्वाज मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स, जिसके पिछले लेक्चर में हमने देखा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज और उनका एप्लीकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। इस टॉपिक के अंदर मेनली 4 चीजें हम लोगों को डिस्कस करनी है। फर्स्ट, इंटीजर्स। सेकेंड, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। थर्ड, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। एंड फोर्थ, रियल एंड इमेजिनरी नंबर। इन सब में इमेजिनरी नंबर को छोड़ दिया जाए तो कोई भी टर्म आपके लिए नया नहीं है। सो आज के वीडियो में पहले 3 पार्ट को कवर कर लिया जाएगा एंड फोर्थ पार्ट जिसमें कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट इंटीजर से। सबसे पहले तो आपको इसका नोटेशन पता होना चाहिए कि इंटीजर्स को आई या फिर जेड से डिनोट किया जाता है, क्योंकि अपने सिलेबस में नोटेशन ही यूज होने वाले हैं। इसलिए इस टॉपिक के अंदर जितने भी टर्मोलॉजी आएंगे उनका नोटेशन आपको पता होना चाहिए। तो इंटीजर्स को आई या फिर जेड से डिनोट किया जाता है। ये तो हुआ नोटेशन की बात। बट इंटीजर्स कहते किसको हैं? अ नंबर that can be written without fractional component is called integers. फॉर एग्जाम्पल ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, माइनस इन्फिनाइट से लेकर इन्फिनाइट तक, ये सब क्या है? इंटीजर्स कहलाते हैं, क्योंकि इनमें कोई फ्रैक्शनल कंपोनेंट नहीं है। अब इसमें ये जो है पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, 3 अप टू इन्फिनाइट, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव इंटीजर्स इनको आई प्लस से डिनोट किया जाता है। और ये जो है -1 से पहले वाले जो इंटीजर्स है नेगेटिव इंटीजर्स, इनको आई माइनस से डिनोट किया जाता है। अब याद करो पॉजिटिव इंटीजर्स का कोई एक और नाम है क्या? 1, 2, 3 इनको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं और नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, याद कीजिए। अब इस पॉजिटिव इंटीजर में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दें, पॉजिटिव इंटीजर में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दें तो ये कहलाएंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि इसमें नेगेटिव वाला पार्ट एक्सक्लूडेड है, इंक्लूड नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दें तो ये कहलाएगा नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव को छोड़ करके। और नेगेटिव इंटीजर में यदि हम जीरो को इंक्लूड कर दें तो ये कहलाएंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव को छोड़ करके। अब याद करो नॉन नेगेटिव मींस 0, 1, 2, 3, 4 इसको भी किसी दूसरे नाम से भी जानते हैं क्या? बिल्कुल, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को हम होल नंबर भी बोलते हैं, याद कीजिए, होल नंबर। और होल नंबर का नोटेशन क्या होता था? W। अब इसमें एक टर्म ये भी यूज हो सकता है कि अगर जीरो को छोड़ दिया जाए, जीरो को छोड़ दिया जाए तो पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस मींस आई प्लस प्लस आई माइनस, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर को दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं? नॉन जीरो इंटीजर। नॉन जीरो इंटीजर, क्योंकि इस पूरे इंटीजर्स में से सिर्फ जीरो को ही तो छोड़ रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हमारे एक साथ आ गया। तो ये है इंटीजर्स। इंटीजर्स का नोटेशन है आई या जेड। पॉजिटिव इंटीजर्स का नोटेशन है आई प्लस, नेगेटिव इंटीजर आई माइनस, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आई एन एन, इसका नोटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स आई एन पी एंड नॉन जीरो इंटीजर्स मींस आई नॉट। अब मैं आपसे पूछूं कि जीरो किस प्रकार का इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर? तो आप कहेंगे ये ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर, ये तो एलओसी है जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव को सेपरेट करता है। सो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर। फिर मैं आपसे पूछूं कि जीरो इवन इंटीजर है या फिर ऑड इंटीजर, तो ज्यादातर बच्चे बोलते हैं नाइदर इवन नॉर ऑड इंटीजर, जो कि गलत है, क्योंकि बच्चों का इवन एंड ऑड इंटीजर का डिफिनेशन ही क्लियर नहीं होता। याद करो इवन इंटीजर किसको बोलते हैं? इवन इंटीजर बोला जाता है जो 2 से डिविजिबल हो। और 2 से डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि किसी नंबर को 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब क्या? रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। जैसे हमारे पास 1 रुपीज के 100 कॉइन्स हैं, जिसे 2 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या करेंगे? 50 कॉइन्स एंड 50 कॉइन्स।
हमारे पास क्या बचा, 0। अगर हमारे पास 1 रुपीज के 10 कॉइन्स है, 2 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 5 कॉइन्स 5 कॉइन्स, हमारे पास क्या बच रहा है, 0। 2 कॉइन है तो एक एक दे देंगे, हमारे पास क्या बच रहा है, 0। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे पास कुछ नहीं बचना चाहिए, मीन्स रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो जब हमारे पास 0 रुपीज है, मीन्स 0 कॉइन्स है, तो फिर अगर 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या होगा, दोनों को 0 एंड 0 कॉइन देंगे। और ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास 0 बच रहा है, मीन्स रिमाइंडर 0 है, इसलिए 0 क्या है, इवन इंटीजर है। अब ऐसे भी आपको याद होगा इवन नंबर का डेफिनेशन क्या होता था, जिसके यूनिट प्लेस पर 0 हो, 2, 4, 6, 8 एक्सेट्रा। तो 0 की यूनिट प्लेस पर क्या है, 0 है, इसलिए 0 क्या है, इवन इंटीजर। तो हमने क्या सीखा कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव बट 0 इज एन इवन इंटीजर। तो आइए इन सारी बातों को एक बार हम सम अप कर लेते हैं। तो इंटीजर्स को आई या फिर जेड से डिनोट किया जाता है, और इंटीजर्स होते कौन है, तो 0 +-1 +-2 +-3। इनमें पॉजिटिव इंटीजर्स को आई प्लस से डिनोट किया जाता है, और पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, जिसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स को आई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का नोटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनको होल नंबर भी बोला जाता है, और होल नंबर का नोटेशन होता है डब्ल्यू। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, उसके बाद नॉन जीरो इंटीजर्स, इसका नोटेशन इंपॉर्टेंट है आई नॉट। और नॉन जीरो इंटीजर्स बोलते हैं कि इनको पॉजिटिव एंड नेगेटिव को एक साथ। नॉन जीरो का मतलब होता है सिर्फ जीरो को छोड़कर के बाकी सारे इंटीजर्स। अब इसमें अगला पॉइंट है कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर्स। ऑब्वियसली हमने देखा कि 0 ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव, ये एलओसी है, बट इट इज नॉन पॉजिटिव एज वेल एज नॉन नेगेटिव इंटीजर। लेकिन ये नॉन पॉजिटिव में भी आता है एंड नॉन नेगेटिव में भी आता है। और ये आपको ध्यान रखना होगा कि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 0। 0 से जस्ट बड़ा को हम पॉजिटिव बोलते हैं, और नॉन नेगेटिव का मतलब होता है 0 से बड़ा इंक्लूडिंग 0। 0 को साथ में लेना है, निगेटिव को छोड़ करके बाकी सबको हम नॉन निगेटिव बोलते हैं। इसमें हमने इवन इंटीजर्स का भी जिक्र किया था। तो इवन इंटीजर्स का डेफिनेशन क्या होता है, इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। फॉर एग्जांपल 0 +-2 +-4 +-6, ये सब क्या है, इवन इंटीजर्स हैं। और डेफिनेशन तो आपको पता ही होगा, बट इसका रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है कि इवन इंटीजर्स को 2k से डिनोट किया जाता है, जहां पर k ये बिलोंग्स टू का साइन है। ये सी को और ऐसे डंडी लगा दो, इनको बिलोंग्स टू बोला जाता है। बिलोंग्स टू का मतलब ये के जो है इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। जैसे हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो के इंटीजर हो सकता है, मतलब 1 2 3 या -1 -2 -3 हो सकता है। तो ये क्या है, इवन इंटीजर्स का जनरल नोटेशन। सिमिलरली ऑड इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, +-1 +-3 +-5। और ऑड इंटीजर्स का नोटेशन 2k + 1 भी हो सकता है, या 2k - 1 भी हो सकता है, जहां पर k इंटीजर्स है। जैसे कोई भी इंटीजर आप पुट करके देखो, आप अगर हम 1 पुट करते हैं तो यहां से क्या आएगा, 3 आएगा, अगर प्लस वाला लेंगे तो, जो कि ऑड है। अगर हम 2 पुट करते हैं तो 5 आएगा, जो कि ऑड है। -2 पुट करेंगे तो -2 × 2 -4 +1 -3 आएगा, जो कि एक ऑड है। एंड एट लास्ट कि 0 इज एन इवन इंटीजर। तो ये है इंटीजर्स की कहानी, जो आपको ध्यान रखना होगा। इसमें नोटेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम का डेफिनेशन पूछा जाए तो ज्यादातर बच्चे बताते हैं वो नंबर जो सिर्फ 1 एंड खुद से डिविजिबल हो, और सही भी है, क्योंकि बुक में यही डेफिनेशन दिए हुए होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट अबाउट -2? -2 प्राइम है या फिर कंपोजिट? तो शायद आप कहें प्राइम, जो कि गलत है, क्योंकि प्राइम या कंपोजिट का डेफिनेशन ये स्टार्ट होता है अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन यूनिटी। यूनिटी मीन्स 1, अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 मीन्स सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए प्राइम एंड कंपोजिट का डेफिनेशन एग्जिस्ट करता है। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होगा, अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 having exactly 2 factors, that is 1 and the number itself. For example 2 3 5 7, उसके बाद 11 13, ये सब क्या है, प्राइम नंबर के एग्जाम्पल हैं। अब यदि आपसे पूछा जाए कि कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे, तो इसका डेफिनेशन होगा अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल 4 6 8 9 10, ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। जैसे 4 किससे डिविजिबल होगा, 1 से होगा, खुद 4 से होगा एंड 2 से भी होगा। 6 के कौन कौन से फैक्टर है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 6 है। तो ये सब कंपोजिट नंबर के
एग्जाम्पल है। अब प्राइम नंबर में आप देखो ध्यान से कि 2 जो है एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सब ऑड है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1 क्या है, 1 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? आप क्या बोलेंगे, 1 प्राइम है या फिर कंपोजिट? तो आप प्राइम एंड कंपोजिट का डेफिनेशन ध्यान से, मैंने क्या बोला कि प्राइम नंबर का डेफिनेशन और प्राइम एंड कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन कहां से स्टार्ट होता है? अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। मींस 1 तो ना तो प्राइम के डेफिनेशन में आता है और ना ही कंपोजिट के डेफिनेशन में। तो 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर। इसमें एक और टर्म यूज होता है को प्राइम नंबर, और को प्राइम बोलते किसको है, ये क्या होता है? तो को प्राइम ऐसे नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर के पेयर को बोला जाता है जिनका HCF 1 हो। और HCF 1 होने के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम ही हो। जैसे 2 एंड 5 ये क्या है, नेचुरल नंबर है, दोनों का HCF 1 आएगा। यहां पर तो दोनों प्राइम है, बट हम 4 एंड 7 ले सकते हैं, एक कंपोजिट दूसरा प्राइम। उसके बाद हम 4 एंड 9 भी ले सकते हैं, दोनों कंपोजिट। तो इनको क्या बोलेंगे, को प्राइम। तो को प्राइम का डेफिनेशन क्या होगा? अ पेयर ऑफ नेचुरल नंबर नॉट नेसेसरीली प्राइम आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर HCF इज 1। अब एक क्वेश्चन है कि अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर मे हैव बोथ नंबर्स आर प्राइम। ऑब्वियसली यहां पर देखिए ये जो हमारा 2 एंड 5 है, इसमें दोनों ही नंबर क्या है, प्राइम है, जो कि को प्राइम के पेयर बना रहे हैं। तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी 1 इज प्राइम एंड अदर इज कंपोजिट। ऑब्वियसली देखो आप ये 4 एंड 7 एक प्राइम है लेकिन दूसरा कंपोजिट है, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि बोथ आर कंपोजिट। देखो आप 4 कंपोजिट है, 9 कंपोजिट है, लेकिन इनका HCF 1 है, मींस को प्राइम के पेयर बना रहे हैं। तो ऑप्शन सी भी सही है, मींस ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों सही है, तीनों बच गए। एंड एट लास्ट इसमें एक टर्म और यूज होता है, ट्विन प्राइम नंबर्स। अब ट्विन प्राइम किसको बोलते हैं? तो इस बार प्राइम नंबर्स के पेयर होंगे जिनका डिफरेंस 2 हो। को प्राइम में क्या था, दो नेचुरल नंबर का पेयर जिनका HCF 1 हो। ट्विन प्राइम में क्या होगा, दो प्राइम नंबर का पेयर जिनका डिफरेंस 2 हो, उनको क्या बोला जाता है, ट्विन प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल ले लो आप 3 5, उसके बाद 5 7 11 13, ये सब क्या है, ट्विन प्राइम नंबर के पेयर हैं। तो ये थे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स की कहानी। आइए अब इन सारी बातों को एक बार हम सम अप कर लेते हैं। प्राइम नंबर किसको बोला जाता है? अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ये एग्जांपल है। और इसमें पॉइंट है कि प्राइम नंबर इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म 6n + 1 और 6n - 1 वेयर जो ये n है स्मॉल n बिलोंग्स टू होल नंबर, मतलब ये होल नंबर को बिलोंग करेंगे। आप ध्यान से देखो, एक्सेप्ट 2 and 3 बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ये क्या कहना चाहता है कि जो प्राइम नंबर हैं, आप 5 7 11 को देखिए, हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 1 - 1। 7 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 1 + 1। 11 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 2 - 1। और अगला 13 है जो कि प्राइम नंबर है, इसको लिख सकते हैं 6 × 2 + 1। तो आप देखिए ऐसा नहीं लग रहा है 6n - 1 या 6n + 1, 6n - 1 6n + 1, जहां पर n क्या है, होल नंबर है। बट ये 2 और 3 के केस में पॉसिबल नहीं है। दूसरा पॉइंट कि 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ऑब्वियसली 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सबके सब ऑड हैं। तो इस बात को हम किसी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। सेकेंड, कंपोजिट नंबर, अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल 4 6 8 9 ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल हैं। और 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ऑब्वियसली क्योंकि ये ना तो प्राइम के डेफिनेशन में आ रहा है और ना ही कंपोजिट के डेफिनेशन में। अगला है को प्राइम, और को प्राइम को कभी कभी रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी बोला जाता है। इसका डेफिनेशन क्या होगा, अ पेयर ऑफ नेचुरल नंबर नॉट नेसेसरीली प्राइम आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर HCF इज 1। एग्जाम्पल के लिए 1 2 1 3 3 4 3 10 4 9 ये सब को प्राइम के पेयर बना रहे हैं क्योंकि इनका HCF क्या है, 1 है। अब इसमें भी कुछ पॉइंट हैं कि 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम बट द कन्वर्स नीड नॉट ट्रू। दो प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होंगे, ऑब्वियसली क्योंकि प्राइम जब है तो उनका तो खुद का ही फैक्टर नहीं होता,
तो फिर उनका एचसीएफ तो 1 आएगा ही। लेकिन कह रहा है कन्वर्स नीड नॉट ट्रू, मतलब कि जो को प्राइम होंगे तो जरूरी नहीं कि वो प्राइम होंगे। जैसे आप यहां पर देख लो, ये दोनों प्राइम नहीं है, या फिर यहां पर ये, मतलब कि अगर दो नंबर को प्राइम होंगे तो वो प्राइम होंगे तो वो को प्राइम के पेयर बनाएंगे। बट अगर को प्राइम का पेयर बन रहा है तो जरूरी नहीं कि वो दोनों नंबर प्राइम हो। अगला कि कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर आर ऑलवेज को प्राइम नंबर्स। ऑब्वियसली आप देखिए 1 2 इनका एचसीएफ 1 आएगा, 2 3 एचसीएफ 1 आएगा, 3 4 एचसीएफ 1 आएगा, इसलिए कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हमेशा को प्राइम के पेयर बनाते हैं। एंड लास्ट ट्विन प्राइम नंबर्स, इसका डेफिनेशन क्या है? अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। देखिए 3 5 5 7 11 13 इन सब में क्या है? डिफरेंस 2 है, इसलिए ट्विन प्राइम नंबर्स के पेयर बना रहे हैं। और ट्विन प्राइम नंबर्स के पेयर बनाने के लिए प्राइम नंबर्स तो होना जरूरी है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि नंबर बिटवीन टू ट्विन प्राइम नंबर्स इज डिविजिबल बाय 6 एक्सेप्ट 3 5, क्योंकि 3 5 के बीच में 4 है, उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जो भी ट्विन प्राइम नंबर के पेयर बना रहे हैं उनके बीच वाला नंबर, यहां पर 6 है, यहां पर 12 है, यहां पर 18 है, यहां पर 30 है, ये 6 से डिविजिबल होते हैं। तो ये है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर का कहानी। तो आइए इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है कि अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स में है, दोनों नंबर प्राइम हो सकते हैं, एक प्राइम दूसरा कंपोजिट हो सकता है, दोनों कंपोजिट हो सकते हैं, मींस तीनों ऑप्शन सही है, मींस ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी। और अगला क्वेश्चन है कि बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर प्राइम देन फाइंड वैल्यू ऑफ बी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 43x प्लस बी दिस इज इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि इसके दोनों रूट क्या है? प्राइम है। मान लेते हैं कि एक रूट अल्फा है और दूसरा बीटा है, और चूंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों प्राइम है। और 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा था कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, यहां पर बी कितना है? माइनस 43 डिवाइडेड बाई ए कितना है? 1, तो ये आएगा 43। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए में सी का वैल्यू यहां पर बी है अपॉन 1 मींस बी। अब चूंकि कह रहा है कि दोनों रूट इसके क्या है? प्राइम है। और देखो रूट का सम 43 आ रहा है, मत मींस दो प्राइम नंबर का सम 43 ऑड आ रहा है। इसका मतलब कि एक इवन और दूसरा ऑड रहा होगा, क्योंकि दो ऑड प्राइम नंबर का सम तो इवन आएगा। दो ऑड नंबर का सम क्या होता है? इवन होता है। ऑड दो नंबर का सम तभी हो सकता है जब एक इवन हो और दूसरा ऑड हो, और इवन प्राइम नंबर तो सिर्फ हमारे पास एक ही है। मतलब कि यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है, तो अल्फा का वैल्यू कंफर्म 2 होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक, हमने बोला था कि 2 जो है एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, ये किसी क्वेश्चन में यूज हो सकता है। तो अल्फा का वैल्यू 2 होगा, तो ऑब्वियसली बीटा का वैल्यू 43 में से 2 माइनस कर लो 41 होगा, क्योंकि इनका सम कितना था? 43 था। तो अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू 41। सो बी इज इक्वल टू क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। देखो आप यहां पर 2 इंटू 41 दिस इज इक्वल टू 82। तो देखिए कैसे क्वेश्चन में इन कॉन्सेप्ट को यूज कराता है। नेक्स्ट इज रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर बोलते किसको हैं? तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं कि ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p q belongs to i means integer and q means denominator does not equals to 0। और ऑब्वियसली ये q 0 होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। और रैशनल नंबर को q से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल q से रिप्रेजेंट किया जाता है। और कैपिटल Q मींस रैशनल नंबर हमेशा p by q के फॉर्म में होगा, जहां पर p एंड q न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स होंगे, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। एक बात और कि सारे के सारे रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। टर्मिनेटिंग जैसे 5/4 मींस 5 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1.25, ये टर्मिनेट कर गया। लेकिन अगर हम 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1.666, डेसिमल के बाद वाला नंबर रिपीट कर रहा है। और हम सब जानते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम रेकरिंग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 1.6 रेकरिंग, 6 बार भी इसको बोलते थे। तो आइए रैशनल नंबर को p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए। यदि नॉर्मल टर्मिनेटिंग नंबर होता जैसे 2.25, तो इसे p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है। और वो कैसे?
तो ये डेसिमल हटाइए और डेसिमल के जगह पर 1 और डेसिमल के बाद जितने नंबर है उतना 0, तो 225 डिवाइडेड बाई 100। लेकिन रेकरिंग वाले नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, और ये काम आपने 10th क्लास में किया है कि इसको एक्स लेट करते थे, 10 या 100 से मल्टीप्लाई करते थे, इसलिए आपको भली भांति पता होगा कि ये कितना लेंदी होता था। तो आज हम लोग उस 10th वाले प्रोसेस से नहीं जाएंगे। यहां पर मैं एक आपको ब्रह्मास्त्र बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से ये रेकरिंग वाले क्वेश्चन को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में एक स्टेप मतलब सिंगल स्टेप में कन्वर्ट कर पाएंगे। और वो कैसे, तो चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपना क्या है, 0.3 पर रेकरिंग, 0.3 बार। तो क्या करना है, आप डेसिमल और रेकरिंग को भूल जाइए। तो क्या आपको नजर आ रहा है 3 माइनस, क्या करना है कि रेकरिंग के अलावा जो नंबर है वो डेसिमल के लेफ्ट में है, राइट में उससे मतलब नहीं है, वो क्या है 0, तो उसको माइनस कीजिए, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में काम करना है रेकरिंग के डेसिमल के बाद वाले को देख करके। डेसिमल के बाद में जितने पर रेकरिंग है उतना 9 और जितने पर रेकरिंग नहीं है उतना 0। तो यहां पर सिर्फ एक ही नंबर था 3, उस पर रेकरिंग था तो 9 हो गया। तो यहां पर आंसर क्या आ रहा है, 3/9 इज इक्वल टू 1/3। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 2.3 बार। तो हमारा ब्रह्मास्त्र क्या कहता है कि सबसे पहले डेसिमल और रेकरिंग को भूल जाइए। तो क्या नजर आ रहा है 23 माइनस, अब जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस करना है, वो क्या है 2, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद कितने पर रेकरिंग था, एक ही नंबर पर, तो एक 9 लिखेंगे। तो ये क्या आ रहा है 21/9। 21/9 का मतलब 7/3। थर्ड क्या है, थर्ड है 3.42 बार। क्या करेंगे, सबसे पहले आप डेसिमल और रेकरिंग को भूलिए, तो हमें नजर आ रहा था 342 माइनस, किसको करना होगा, जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो रेकरिंग किस पर नहीं था 34 पर, डेसिमल को तो हम भूल चुके हैं, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद वाले पर एक पर रेकरिंग था इसलिए 9 और एक पर रेकरिंग नहीं था इसलिए 0। तो यहां से क्या आ रहा है, ये आ रहा है 308 डिवाइडेड बाई 90। एक और एग्जांपल क्या है, फोर्थ 2.312 पर रेकरिंग है। तो सबसे पहले डेसिमल और रेकरिंग को भूल जाएंगे, तो हमें नजर आ रहा था 2312 माइनस, आप रेकरिंग को भूल जाइए, तो जो नजर था, क्योंकि डेसिमल को तो ऑलरेडी भूल चुके हैं, तो जो नंबर है वो क्या है 23, इसको माइनस करना है, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद 3 नंबर हैं, 2 पर रेकरिंग था इसलिए 29 और 1 पर रेकरिंग नहीं था इसलिए 0। सिमिलरली फोर्थ को भी आप फिफ्थ को भी कर सकते हो। फिफ्थ क्या है 23.121, इस पर बार है, तो 23121 हमने डेसिमल और रेकरिंग को भूल जाना है, माइनस रेकरिंग को भूलना होगा। रेकरिंग को भूलने के बाद जो नंबर नजर आ रहा है वो क्या है 231 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद 2 पर रेकरिंग था इसलिए 29 और 1 पर रेकरिंग नहीं था इसलिए क्या होगा 0। तो रैशनल नंबर वाले डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एवरी रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ऑब्वियसली हर एक रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर एज ए पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 9th और 10th क्लास में हमने ये रिप्रेजेंटेशन किया भी है। अगला पॉइंट है कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर सिंस इट कैन बी रिटन एज पी बाई क्यू। हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं क्योंकि ये पी बाई क्यू को फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, ये 2 ही तो है। 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/1, 5 को 5/1, -3 को -3/1। तो इस प्रकार से हर एक इंटीजर क्या है रैशनल नंबर है। लेकिन आगे इसमें है कि बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, मीन्स हर एक रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होंगे। ऑब्वियसली कैसे, जैसे 5/4 ये इंटीजर नहीं है लेकिन है तो रैशनल नंबर। 3/2 ये इंटीजर नहीं है तो रैशनल नंबर। मींस हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं बट हर एक रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट चेक करना है। इसका पहला पार्ट है कि q प्लस क्यू मीन्स रैशनल प्लस रैशनल, 2 रैशनल नंबर को ऐड करने से रैशनल नंबर आएगा। ऑब्वियसली रैशनल नंबर आएगा, 2 रैशनल नंबर का सम हमेशा रैशनल नंबर होता है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि 2 रैशनल नंबर का डिफरेंस रैशनल नंबर आएगा हमेशा। रैशनल नंबर को 2 रैशनल नंबर को ऐड करें या फिर 2 रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, वो रैशनल नंबर ही आते हैं। थर्ड कि 2 रैशनल
नंबर को मल्टी क्यू इंटू क्यू का मतलब दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो रैशनल नंबर आएगा, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ कि रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल इज इक्वल टू रैशनल, ये एक केस में फॉल्स हो सकता है, जब ये डिनोमिनेटर वाला रैशनल जीरो हो जाए तो उस केस में क्या होगा, समथिंग रैशनल अपॉन जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, तो उस केस में ये फॉल्स होगा, बाकी हर एक केस में ये ट्रू होने वाला है। तो दो रैशनल नंबर का सम, डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन हमेशा रैशनल नंबर आते हैं, सिर्फ ये एक केस छोड़ करके कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि चूज मोस्ट सुटेबल ऑप्शन अबाउट इंटीजर 4, 4 के बारे में मोस्ट सुटेबल ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन क्या है, ए होल नंबर, ऑब्वियसली ये होल नंबर है, बी नेचुरल नंबर, अरे ये तो नेचुरल नंबर भी है, सी रैशनल नंबर, ऑफकोर्स ये रैशनल नंबर भी है, इवन प्राइम नंबर, नहीं नहीं ये तो कंपोजिट नंबर है, मींस डी को छोड़ दिया तो बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, मोस्ट सुटेबल चूज करना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको मैं देता हूं। आप विराट कोहली को जानते होंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि चूज मोस्ट सुटेबल स्टेटमेंट अबाउट विराट कोहली, विराट कोहली के बारे में मोस्ट सुटेबल स्टेटमेंट चूज करना है, ऑप्शन मैं दे रहा हूं आपको कि ऑप्शन ए ही इज अ प्लेयर, ऑप्शन बी ही इज अ क्रिकेटर, ऑप्शन सी ही इज अ बैट्समैन, ऑप्शन डी ही इज अ फुटबॉलर। तो यहां पर भी सेम कहानी है, डी फुटबॉलर नहीं होगा बट प्लेयर भी है, क्रिकेटर भी है एंड बैट्समैन भी है। तो यहां भी किसको चूज करें, मोस्ट सुटेबल तो चूज करना ही, मींस एक ही आंसर सही होगा, बट कौन सा आंसर मोस्ट सुटेबल होगा, सवाल यह है। यदि हम प्लेयर चूज करते हैं, अगर ऑप्शन ए कोई टिक करता है तो फिर क्या होगा, प्लेयर चूज करने से हमें यह पता नहीं चल पाएगा कि वो किस पर्टिकुलर प्ले का प्लेयर है। अगर हम ऑप्शन बी चूज करते हैं क्रिकेटर, तो क्रिकेटर चूज करने से हमें यह पता नहीं चल पाएगा कि क्रिकेटर वो क्या है, बैटिंग करता है, बॉलर है, ऑलराउंडर है, विकेट कीपर है। बट अगर हम बैट्समैन चूज करते हैं तो इससे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही क्या कंफर्म हो जाते हैं, क्योंकि बैट्समैन किसी और प्ले में नहीं होते। बैट्समैन बोलने से यह भी ऑब्वियस हो गया, क्लियर हो गया कि वो क्रिकेटर है, और क्रिकेटर इसका मतलब प्लेयर है। तो ऑप्शन सी जो होगा विराट कोहली के केस में मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा। तो अब शायद आपको समझ आया होगा कि इसमें क्या होगा, होल नंबर अगर चूज करते हैं तो फिर क्या होगा, नहीं बिल्कुल गलत होगा। अगर रैशनल नंबर नहीं, अगर हम नेचुरल नंबर चूज करते हैं तो नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है और होल नंबर रैशनल नंबर का सबसेट है, मींस नेचुरल नंबर अगर चूज करते हैं तो उसमें ये होल नंबर भी आ गया, रैशनल नंबर भी आ गया। तो मोस्ट सुटेबल जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, नेचुरल नंबर। नेक्स्ट इज इरैशनल नंबर। जो भी नंबर आपने क्लास 10 तक देखा है वो या तो रैशनल होते हैं या फिर इरैशनल होते हैं। जो पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं वो रैशनल होंगे, और जो नहीं हो सकते हैं उनको इरैशनल के कैटेगरी में रखा जाता है। और इरैशनल नंबर को डिनोट करने के लिए क्यू के ऊपर में एक छोटा सा सी लगा देते हैं। सेट्स जब हम पढ़ेंगे तो इस छोटे से सी का मीनिंग क्लियर होगा। अभी तो बस आपको याद रखना है कि इरैशनल नंबर को क्यू सी से डिनोट किया जाएगा। तो क्यू सी क्या होगा, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकता। और जो अपना रैशनल नंबर है वो या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, लेकिन इरैशनल क्यूसी इरैशनल नंबर ना तो टर्मिनेटिंग होगा और ना ही रिपीटिंग होगा। इसलिए बस आप तो इसको पहचानेंगे कैसे, तो बस आपको ध्यान रखना होगा कि जिस नंबर के साथ अंडर रूट दिख जाए, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, वो सब इरैशनल के कैटेगरी में आते हैं। मीन सर्ट्स वाले सारे के सारे नंबर क्या होंगे, इरैशनल नंबर होंगे। एंड एक आखिरी बात कि रैशनल एंड इरैशनल दोनों को हम नंबर लाइन पर एज ए पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब याद करो √2 जो कि एक इरैशनल नंबर है, आपने इसको 10th क्लास में भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है। तो रैशनल एंड इरैशनल दोनों को हम रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है इरैशनल नंबर की कहानी। तो अब थोड़े से इरैशनल के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आइए इरैशनल के ऊपर कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन का जब मैं आंसर बताऊंगा उससे पहले आपको पॉज करके वीडियो को इसे खुद सॉल्व करना होगा।
तो पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा रैशनल के लिए कि दो रैशनल नंबर का सम रैशनल होता है, उसी प्रकार से यहां पर पहले स्टेटमेंट में पूछा गया है क्यूसी का मतलब इरैशनल, दो इरैशनल का सम या डिफरेंस क्या इरैशनल होगा? तो देखते हैं। अगर ये एक भी केस में फॉल्स हुआ तो फिर फॉल्स हो जाएगा। जैसे अगर मैं √2 ले लेता हूं, √2 क्या है? एक इरैशनल नंबर है, और दूसरा मैं -√2 ले लेता हूं, ये भी तो इरैशनल है। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है, तो यहां फेल कर गया। या फिर √2 माइनस √2 करेंगे, मींस इरैशनल माइनस इरैशनल, तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहां पर ये रैशनल आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आप कहेंगे कि सर अगर दोनों इरैशनल नंबर डिफरेंट हो तो फिर उनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन इरैशनल आ सकता है। तो देखते हैं। 2 + √3, हमने क्या बोला था कि जैसे रूट दिखा किसी के साथ तो वो इरैशनल हो जाएगा, ये एक इरैशनल नंबर है। और 2 - √3 ये भी एक इरैशनल नंबर है। अगर इनको हम ऐड करते हैं तो √3 कैंसिल हो जाएगा, इरैशनल पार्ट कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, तो ये एक रैशनल आ रहा है। इसका मतलब ये बहुत सारे केसेस में फॉल्स होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि दो इरैशनल नंबर का प्रोडक्ट इरैशनल होगा। देखते हैं भाई, √2 यही और दूसरा भी √2, दो इरैशनल नंबर हैं तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा? 2 आएगा, जो कि एक रैशनल है। मींस दो इरैशनल का प्रोडक्ट रैशनल आ सकता है, ये यहां पर फॉल्स हो रहा है। तो आप कहेंगे कि सर दोनों नंबर तो आपने सेम लिया है, इसलिए तो लो हम दोनों नंबर डिफरेंट भी ले लेते हैं। √2 इरैशनल है और √2 इरैशनल है, तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा? √16, जो कि 4 के इक्वल होता है। तो यहां पर ये रैशनल आ रहा है। मींस अगर नंबर सेम लें तो भी फॉल्स हो रहा है, और नंबर अगर डिफरेंट ले लें उस केस में भी फॉल्स आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। दो इरैशनल नंबर का प्रोडक्ट रैशनल भी हो सकता है। इसका थर्ड पार्ट है कि रैशनल इंटू इरैशनल, कह रहा है कि हमेशा इरैशनल होगा। अगर एक भी केस में फॉल्स हुआ तो ये फिर फॉल्स हो जाएगा। देखते हैं। √2 और अगर कोई भी रैशनल लेंगे अदर देन 0, नॉन जीरो रैशनल नंबर लेंगे तब तो इरैशनल आएगा। लेकिन अगर हम 0 ले लिए, एक ऐसा केस है जहां पर रैशनल को इरैशनल से मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। 0 क्या है? रैशनल नंबर है। तो ये वाला स्टेटमेंट सिर्फ तभी वैलिड होगा जब ये नॉन जीरो रैशनल होगा, लेकिन ऐसा कुछ मेंशन है नहीं, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। नंबर 4 कह रहा है कि Q अपन QC मतलब रैशनल अपन इरैशनल हमेशा इरैशनल आएगा। हाँ ये सही है, क्योंकि यहां पर इरैशनल अगर इरैशनल है, देखते हैं Q, नहीं फॉल्स, ये भी फॉल्स होगा। कैसे? कि अगर हम 0 ले लें, 0/√2, तब तो भाई 0 आ रहा है, तो फिर ये क्या होगा? ये तो रैशनल हो जाएगा। तो इस केस में स्टेटमेंट फॉल्स है। हाँ अगर ये होता QC/Q, तब ये हमेशा Q आता, ये स्टेटमेंट सही था, क्योंकि ये नीचे रैशनल है तो अब यहां पर 0 नहीं हो सकता था। तो समथिंग इरैशनल अपन नॉन जीरो रैशनल हमेशा इरैशनल ही आता। लेकिन ये स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब चारों के चार स्टेटमेंट फॉल्स हैं। लेकिन नॉर्मली देखने से तो लग रहे थे कि सभी के सभी ट्रू हैं। मीन्स दो इरैशनल नंबर का सम या डिफरेंस रैशनल या इरैशनल कुछ भी हो सकता है। दो इरैशनल का प्रोडक्ट रैशनल या इरैशनल कुछ भी हो सकता है। एक रैशनल एंड दूसरा इरैशनल का प्रोडक्ट रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है। रैशनल अपॉन इरैशनल रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल, लेकिन इरैशनल अपॉन रैशनल ये हमेशा इरैशनल होगा। एंड एक लास्ट क्वेश्चन है कि चूज QC और Q, मींस रैशनल और इरैशनल चूज करना है। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें पाई स्क्वायर मींस पाई बाहर निकल जाएगा। और थोड़ी देर में अभी हम देखेंगे कि पाई जो है ना वो इरैशनल नंबर है। आप पहले से जानते भी होंगे कि पाई इरैशनल नंबर है, और वैसे भी पाई पर हम डिटेल थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। तो ये पाई इरैशनल है, मींस पहला वाला QC है। सेकेंड 0.8 क्यूब रूट ऑफ 0.8, ये क्या है? क्या क्यूब रूट ऑफ 0.8 माइनस 0.2 होता है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यूब रूट ऑफ 0.8 0.2 नहीं होता है, क्योंकि 0.2 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 0.008, जो कि 0.8 के इक्वल नहीं है। तो ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए ये भी क्या है? इरैशनल है, क्योंकि जहां रूट दिखा वो क्या होगा? इरैशनल होगा। ये रूट से बाहर निकल ही नहीं सकता। आप निकाल के दिखाओ।
थर्ड है फोर्थ रूट ऑफ 0.0004। आपको लग रहा होगा कि इसका कितना आएगा, 0.2 आएगा। बिल्कुल नहीं होगा, ये 0.2 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 0.2 को मल्टीप्लाई करके देखिए 4 बार तो वो आएगा 0.0016। तो ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए ये भी इरेशनल है। एंड लास्ट 0.09 के पावर -1 है, मीन्स इसको लिख सकते हैं 1/0.09, जो कि 1/0.3 के इक्वल है। तो इसको लिख सकते हैं 3/10 मीन्स 10/3। P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जा रहा है, रूट से बाहर निकल गया, इसलिए ये जो D है सिर्फ यही रैशनल है, बाकी A B C क्या है, इरैशनल है। एंड एट लास्ट हम दो इरेशनल नंबर के बारे में भी जान लेते हैं। फर्स्ट इज पाई एंड सेकंड नेपियर्स कांस्टेंट स्मॉल ई। ये नेपियर्स कांस्टेंट आपके लिए नया है, इसको हम लॉगरिथमिक के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर आप सिर्फ इसका वैल्यू याद रख सकते हैं कि इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा 2.71। वैसे है तो ये एक इरेशनल नंबर, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा। तो जिस प्रकार से हम पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू याद रखते हैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक 3.14, उसी प्रकार से हम नेपियर्स कांस्टेंट का वैल्यू याद रखेंगे डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक 2.71। बट पाई को तो आप वर्षों से जानते हैं, इसलिए आज इसे थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि पाई कब और कहां से आया। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पाई एक ग्रीक अल्फाबेट है। जैसे पी इंग्लिश अल्फाबेट का 16th लेटर होता है, उसी प्रकार से पाई ग्रीक अल्फाबेट का 16th लेटर होता है। इसको और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए हमें आज से 5000 साल पीछे जाना होगा, जब पहिया का आविष्कार हुआ था। वो एक कहावत है ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमें दूर बैठे लोगों से बात करने की जरूरत महसूस हुई तो हमने फोन का आविष्कार कर दिया, गर्मी लगा तो एसी का इन्वेंशन हुआ, चीजों को थोड़ा ठंडा रखना था तो फ्रिज आया। उसी प्रकार से उस जमाने में सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में प्रॉब्लम होती थी, तो लोगों ने क्या किया, पहिया का आविष्कार किया। लकड़ी के गाड़ी में गोल सा पहिया लगा दिया, लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आया, और वो क्या कि पहिया गोल नहीं बन पाया, जिस कारण से गाड़ी हिचकोले खाने लगी और सामान गिरने और टूटने की वजह से नुकसान होने लगा। तो धीरे धीरे लोगों ने क्या किया कि एक मेजरमेंट बना लिया जिससे कि एक्यूरेट गोल पहिया बना लिया गया। और वो क्या, तो लोगों ने देखा कि यदि पहिया का डायमीटर 7 यूनिट हो तो उसको एक्यूरेट गोल बनाने के लिए सरकमफ्रेंस का लेंथ 22 यूनिट होना चाहिए, तभी जाकर के वो पहिया गोल बन पाएगा। तो ये जो 22 एंड 7 का रेशियो है, इसको दिखाने के लिए ही पाई का इस्तेमाल होने लगा। तो पाई को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस टू द डायमीटर ऑफ एनी सर्कल इज कॉल्ड पाई। पाई क्या है, किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर का रेशियो है। हम डायमीटर को क्या बोलते हैं, 2r। तो अगर हम डायमीटर का वैल्यू 2r पुट कर दें तो ये होगा c/2r, और यहां से c का वैल्यू कितना आ रहा है, 2πr, जो कि सर्कल के सरकमफ्रेंस का लेंथ है। तो यहां से ये c का वैल्यू आ रहा है, जो आप 7th 8th क्लास से ही यूज कर रहे हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर पाई को आप इरेशनल बोल रहे हैं, जबकि 22/7 तो P/Q के फॉर्म में है, मींस ये रैशनल है। तो इरेशनल रैशनल के इक्वल कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि 22/7 इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, और पाई का एग्जैक्ट वैल्यू तो हम निकाल भी नहीं सकते हैं क्योंकि एक इरेशनल नंबर है। कितने साइंटिस्ट आए पाई के वैल्यू निकालने में और चले भी गए, खुद निकल गए, लेकिन अब पाई आज तक नहीं निकला। तो 22/7 पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। रहा बात पाई के यूज का, तो जहां जहां गोला होगा, मींस जहां जहां सर्कल आएगा वहां वहां पाई होगा। जैसे आप याद करो 7th 8th क्लास से ही आप सर्कल, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर को देख रहे हैं, और इन सबके एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूला में पाई इन्वॉल्व होता है। जबकि आप याद कीजिए क्यूब एंड क्यूबॉइड के फॉर्मूला में पाई नहीं आता, क्योंकि क्यूब एंड क्यूबॉइड में सर्कल कहीं ऊपर होता ही नहीं है। अब बात निकली है, तो पाई से रिलेटेड मैं एक दो बातें और आपको बता देता हूं कि क्या आपको पता है कि इंटरनेशनल पाई डे भी मनाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। हर साल इंटरनेशनल पाई डे 14 मार्च को मनाया जाता है, और इसके पीछे फैक्ट क्या है कि मार्च हमारे ईयर का 3rd मंथ है,
और 14th 3.14, और उस दिन भी एक पार्टिकुलर टाइम पर मनाया जाता है कि 1:59 पर। 14 मार्च को 1:59 पर पाई डे मनाया जाता है। तो ये इसके बताने से क्या हुआ कि आप ध्यान से देखो, पाई का वैल्यू क्या है 3.14159, डेसिमल के बाद 5 डिजिट तक वैल्यू भी याद हो गया। 14 मार्च 1:59। पाई से रिलेटेड बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो बर्थ हुआ था वो पाई डे को ही हुआ था, मतलब 14 मार्च को। या फिर अपने अभी मॉडर्न साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स जो हैं, इनका डेथ 14 मार्च को ही हुआ था। तो बस पाई की कहानी को यहीं पर हम रोकते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम रियल एंड इमेजिनरी नंबर में काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे।